गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है क्लास 7 के लिए मैथ का है। मैथ का थर्ड चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग में थोड़ा सा हम डाटा के बारे में देख लेते हैं कि डाटा का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डाटा कलेक्शन होता है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं। ये डाटा के बारे में, जैसे कि पहला है, डाटा इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स including numbers, measurements and observations that have been translated into a form that computers can process। पहला पॉइंट है ये कि जो है डाटा होता क्या है। तो कह रहा कि डाटा इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स। डाटा क्या होता है कि सिंपली कलेक्शंस होते हैं डिफरेंट फैक्ट्स के, मतलब कि जो अलग अलग फैक्ट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में उसमें जो है बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, और फिर उसमें जो है एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं। तो ये सब जो है एक कलेक्शन होता है। वही कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स, अलग अलग फैक्ट्स होते हैं। या फिर कह सकते हैं इंक्लूडिंग नंबर्स, उसमें क्या होता है, नंबर भी इंक्लूड होता है, कितने नंबर्स हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, ये भी होता है। या मेजरमेंट्स, या मेजरमेंट होता है, किसी चीज़ को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा डाटा में आ सकता है कि डाटा मतलब इस तरह से भी कलेक्ट किया जाता है। एंड ऑब्जर्वेशंस, या फिर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस मतलब यहाँ ये चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं होती है। तो ये ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं। दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस। तो ये क्या कह रहा है कि ये सब कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे मेजरमेंट्स हों, चाहे ऑब्जर्वेशंस हों, और उसको जो है हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस कर ले, तो उस फॉर्म में उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डाटा। तो डाटा का इम्पोर्टेंस भी है, कई इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो बेसिकली डाटा कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये फैक्ट्स हैं, इसमें नंबर भी हो सकता है, मेजरमेंट भी हो सकता है, और ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं। तो और ये इस रूप में हम लिखते हैं, इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं इसको कि वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर ले और वो प्रोसेस कर ले, तो वो डाटा होता है। अभी जब एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल भी नीचे है, तो उसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये होता है डाटा, ये होते हैं। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बुक्स में भी नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे तो पढ़ने में या डाटा के बारे में कभी डाटा कलेक्शन या उसको एनालाइज करने में अगर कुछ होता है तो इसको हम अगर रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। इसको समझ जाएंगे कि हाँ डाटा एक्चुअली में होता क्या है, डाटा कलेक्शन एनालिसिस क्या होता है। फिर एक पॉइंट है ये, कलेक्टिंग डाटा अलाउज यू टू स्टोर एंड एनालाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अभी तक हम लोग देखे थे पहले पॉइंट में, इस पॉइंट में, कि डाटा कलेक्शन होता क्या है। डाटा कलेक्शन होता है कि ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स मीन्स की जो सही चीज़ें होती हैं, या ये चीज़ें हैं, ठीक है, एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करती हैं वही फैक्ट्स होता है। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स था। अब दूसरे पॉइंट में क्या है कि कह रहा है कि कलेक्टिंग डाटा अलाउज यू टू स्टोर एंड एनालाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में डाटा होते हैं, तो उसका यूज हम कहाँ करते हैं। कलेक्शन डाटा अलाउज यू टू स्टोर एंड एनालाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उससे हम उस डाटा से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज मीन्स उसके बारे में विश्लेषण करना होता है कि उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर कह रहा है कि उस एनालाइज करके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अबाउट योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, डाटा को फिर जब इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, इसको एनालाइज भी करते हैं। एनालाइज किस लिए करते हैं, कह रहा है एनालाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके फिर अबाउट योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर। तो वो क्या होते हैं, वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हो सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर भी हो सकते हैं। जैसे कि ये जो यूज बता रहा है, जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर एक कोई बिजनेसमैन है तो उस डाटा को जो है, डाटा जो कलेक्ट किया है उसका कैसे यूज करेगा। ठीक है, तो डाटा जो कलेक्ट किया है
उसको एनालाइज करके जो है वो समझ सकता है कि उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने हैं, वो तो फैक्ट पता ही रहेगा। उसके पोटेंशियल कस्टमर कितने हैं, होने वाले हैं। पोटेंशियल मीन्स कि अभी होने वाले हैं, अभी उसके कस्टमर नहीं हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि होंडा है, कोई हीरो होंडा, जो होंडा ब्रांड है ये, तो अगर उसको पता है कि हमारे इतने कस्टमर हैं इस एरिया में, तो और कितने बढ़ेंगे वो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में उनके जो फैक्ट्स है वो एनालाइज, जब उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ मतलब कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया हमने, जो मतलब कि आप यूज करते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह सब लोग यूज करते हैं, तो उसी के बारे में था, ठीक है। तो कह रहा है कि वो एग्जिस्टिंग जो उसके कस्टमर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग मीन्स कि अभी जो कस्टमर हैं, और जो उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं कि मतलब होने वाले हैं। जैसे अगर कोई और प्रोडक्ट हो, कोई और प्रोडक्ट, जैसे खाने वाला बिस्किट वाला प्रोडक्ट है, 2020 बिस्किट या पार्ले जी है या तमाम बिस्किट्स हैं, ठीक है। तो उसको लगता है कि हमारे इस एरिया में इतने जो है कस्टमर हैं, इसमें जो है कस्टमर हैं और बढ़ सकते हैं, जो बढ़ सकते हैं कस्टमर वही पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में वो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो जो कंपनी वाले होते हैं, चाहे आपके जो है पार्ले जी वाले हों, तो डाटा कलेक्ट करते हैं। हर एक एरिया का उनके पास डाटा होता है कि हमारे इस यहाँ कितने कस्टमर हैं, ठीक है। और भी कोई प्रोडक्ट ले लो, चाहे आप जो है गाड़ियों का ले लो, चाहे टीवी का ले लो, चाहे और कोई ब्रांडेड कपड़े हैं, शूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो वो जो है जो कंपनी वाले होते हैं, जो उनके ऑनर होते हैं, वो अपने स्टाफ को लगा के उसको एनालाइज करवाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर कह रहा है कि बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर, कि अगर हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कलेक्शन डाटा को हम यूटिलाइज इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम किस लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आगे चल के इसका क्या यूज है, ठीक है। तो ये होता है आपका कलेक्शन, ये होता है बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर, कि हम जो है इसका यूज कहाँ करेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि ये डाटा हम कहाँ यूज करेंगे, तब तो हम उस एरिया का, उस जो है पर्टिकुलर जो भी हमको डाटा चाहिए, तभी तो हम कलेक्ट कर पाएंगे। जब तक हमको यूज नहीं पता चलेगा कि इस डाटा का हम यूज क्या करेंगे, तब तक हम डाटा किस बेसिस पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ से लेंगे, किस सोर्स से लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है क्या यूज है डाटा कलेक्शन का आगे चल के, तो वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि व्हेन वी कलेक्ट डाटा, अगर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, वी हैव टू रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इट, हमको इस चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या हम लोगों ने डाटा जो है कलेक्ट की है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा उस चीज़ को जो डाटा कलेक्ट किए हैं हम लोग, और उसको ऑर्गेनाइज इट, उसको एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, मतलब कि उसको एक बेटर वे में रखना चाहिए जब कलेक्शन के बाद जो है डाटा को। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे कि हमारे पास ये डाटा है, तो अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और बचा है, इसको बता देते हैं। कह रहा है कि डाटा इज इक्वल टू नॉलेज। बेसिकली अगर देखा जाए तो डाटा जो है, मान के चलो कि वो नॉलेज ही होता है, क्योंकि ये जो है फैक्ट्स होते हैं, किसी जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ये फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जिसके पास डाटा होता है, मान के चलो उसके पास नॉलेज है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं डाटा इज इक्वल टू नॉलेज। फिर उसी चीज़ को जितना डाटा होगा, मोर डाटा, जितना डाटा होगा वो ले जाएगा आपको बेटर पोजीशन। जो अगर आपकी कंपनी कोई है, आप कंपनी है या फर्म रन करा रहे हैं, तो अगर जितना ज़्यादा आपके पास डाटा रहेगा उतने अच्छे पोजीशन में आप रहेंगे, बेटर पोजीशन, और उतने अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे, क्योंकि डाटा आपके पास है, इनपुट्स आपके पास है, उस डिसीजन के लिए आपके पास इनपुट है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा है तो बेटर पोजीशन में आप रहेंगे, और गुड डिसीजन, अच्छा डिसीजन भी आप ले सकते हैं। फिर क्या है, वो लीड क्या कर जाएगा कि टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होगा कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया मौका आ रहा है, तो हम इस बेसिस पे जो है उसको जो इस डाटा को यूटिलाइज करके उस अपॉर्चुनिटी को हम गेन कर सकते हैं। उस अपॉर्चुनिटी से हम जो है अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये डाटा के बारे में ये इंफॉर्मेशन है
कि जो डाटा हमारा हैंडलिंग चैप्टर है, तो इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डाटा होता क्या है, फिर डाटा एक्चुअली में यूज कौन करता है, किस बेसिस पे करता है। अब फिर एक क्वेश्चन और उठता है कि जो है डाटा हम लोग कलेक्ट कैसे करते हैं। डाटा कलेक्शन के कई तरीके होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो है प्रोफाइल में जाके भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई चीज़ परचेज करते होंगे, जो है परचेज करते होंगे तो वहाँ पे भी जो स्टाफ लगे होते हैं कुछ की वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं आपसे, या कोई कूपन वगैरह भरवाते हैं, या भरवाते हैं क्या क्या चीज़ आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो इस बेसिस पे वो लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है डाटा के बारे में है। तो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डाटा जैसे कि है एक स्कूल की बात है, ये स्कूल में जो है 5 स्टूडेंट्स, हमने केवल छोटा सा एग्जांपल ले लिया था कि 5 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर इनका ये है, पहला अजय है, फिर अरमान, आशीष, दीप्ति, फैजान। तो ये जो नंबर पाए हैं ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान के चलो मैथ्स में जो है मैथ्स का नंबर है, तो नंबर ऑफ 10 आउट ऑफ 50 में से ये अजय 23 पाए हैं, अरमान 35 पाए हैं, आशीष 48 पाए हैं, दीप्ति है 30 है, ये फैजान 25, ठीक है। अगर हमको निकालना है कि सबसे ज़्यादा कौन नंबर पाया, सबसे कम कौन नंबर पाया है, इस तरह से करना है, या एक बेटर वे में देखना है इस चीज़ को, तो इसको हम एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं इस वे में, इस तरीके से। इसमें क्या है कि हमने क्या कर दिया कि जो जिनका सबसे ज़्यादा नंबर था उसको पहले लिख दिया। 48 आशीष का था, अरमान का 35 था, दीप्ति का 30 था, इसका फैजान का 25 था, अजय का 23 था। तो अगर इस मतलब इस वे में लिखा गया है, इस डाटा को इस वे में प्रेजेंट किया गया है, इसी को इसमें क्या मतलब कि जो है सबसे पहले किसको लिखा गया, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर था, उसके बाद कम, उसके बाद फिर कम, उसके बाद फिर कम, उसके बाद फिर कम, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिखा गया है, ये रोल नंबर है, रोल नंबर सबका भी लिखा गया है, तो ये बेटर प्रेजेंटेशन है कि हम इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ अजय का जो है सबसे कम नंबर है और आशीष का सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो नंबर वाइज इसको जो है अरेंज किया गया है, तो इसी को बोलते हैं अरेंजिंग ऑफ डाटा, ठीक है। कलेक्शन हमको कोई सोर्स मिला होगा जहाँ से स्लिप मिला होगा कि हाँ ये नंबर चढ़ा होगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिए हम, तो ये ऑर्गेनाइज कर लिए। पहले इस तरीके से लिखे थे, इस तरीके से हमको डाटा मिला था, तो इसको हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिए, तो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो इस तरह से ये डाटा का इम्पोर्टेंस भी है किसी भी कंपनी के लिए, फर्म के लिए। अगर आगे चल के जो है आप लोग अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं या कंपनी के पार्ट बनते हैं या पार्टनर बनते हैं, तो डाटा कलेक्शन मान के चलो कि एक वेल्थ होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, धन होता है, संपत्ति होती है, ठीक है। उस बेसिस पे हम अपने फर्म को मतलब कि अच्छे से लीड कर सकते हैं। तो डाटा बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फर्म के लिए, उससे रिलेटेड इनपुट्स उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये रहा डाटा आपका। अब जो है इसके आगे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन डाटा हैंडलिंग में जो दूसरा पार्ट हमारा जो देखते हैं हम लोग, अरिथमेटिक मीन निकालना होता है। इसमें मीन है, मोड है और मीडियन है, 3 पॉइंट हैं जो कि कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। मतलब इसमें क्या क्या है, मीन हम कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, अलग अलग तरीका है तीनों का। तो बेसिकली जो डाटा हैंडलिंग में यही 3 टॉपिक हैं। तो पहला है हमारा अरिथमेटिक मीन, ये पहला पॉइंट है अरिथमेटिक मीन। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं कि इसका डाटा हैंडलिंग होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, डाटा जो है कैसे कलेक्ट करते हैं, इसका क्या यूज़ है, ये तो देख ही चुके हैं। तो इसमें क्या है अरिथमेटिक मीन इसका फार्मूला जो होता है मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब जैसे कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया जा रहा है कि ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। एक बैट्समैन है कोई जो कि स्कोर किया है, रन बनाया है, फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स इन 6 इनिंग, 6 इनिंग खेल के उसने नंबर बनाया है। पहले में 36, फिर 35, फिर 50, 46, फिर जो है 60, फिर 55। तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट मीन रन्स स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग्स। ये अगर मीन निकालना है तो उसको एक इनिंग का मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं उसको, इसका कैलकुलेशन करना है। तो फार्मूला दिया है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो इसको पहले हम लोग सम कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 36 + 35
प्लस 50, ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है। 36 प्लस 35 50 प्लस 46, फार्मूला लिखेंगे ऊपर यही, प्लस 60 प्लस 55, ठीक है, अपॉन कितने हैं 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 11 और 5 16 और 6 और 22, 2 हो गया, 2 5 2 7 और 6 13 प्लस 4 17 प्लस 5 22 प्लस 3 25 प्लस 3 28 282 अपॉन ये 6 हो जाएगा, 6 हो जा 47। तो क्या इसका मीन जो आया है, अरिथमेटिक मीन जो है, ये मीन जिसको हम कहते हैं मीन क्या है 47। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन एवरेज हम इसको क्या निकालते हैं, जस्ट लाइक एवरेज होता है, ये मीन जो है एवरेज ही मान के चलो इसको, कि टोटल ऐड करके जितना नंबर्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये मीन आता है, जिसको हम ऑलरेडी एवरेज भी इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर जो है इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं और अरिथमेटिक मीन निकालना होता है, तो यही फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले जोड़ लेते हैं फिर जो है डिवाइड करते हैं हम। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर अरिथमेटिक मीन आ गया, क्योंकि कंफ्यूजन बाद में बहुत रहता है, तीनों मीन मीडियन मोड तीनों जस्ट रिलेटेड हैं, थोड़ा थोड़ा करके रिलेटेड हैं, ठीक है, मतलब कि जो सेंस निकलता है कि हाँ ऐसे होता है, ये मीन ऐसे निकाला जाता है, मोड ऐसे निकाला जाता है, तो जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए पहले एक टॉपिक को देख लेते हैं कि हम लोग जो है अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कि जैसे मीन है ये, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जैसे ये एक एग्जांपल था अरिथमेटिक मीन निकालने का। दूसरा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड वाला, कि अगर कह रहा है कि किसी मिल्कमैन के पास जो है एक दो उसके पास जो है पिचर थे, या गैलन था, गैलन, एक में 20 लीटर था मिल्क और दूसरे में जो है 60 लीटर था मिल्क, ठीक है। एक कोई मतलब जो है आदमी है, मिल्कमैन है, तो गैलन उसके पास 20 लीटर में एक था, एक में 60 लीटर था। तो अगर निकालना है इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है कि मीन कितना है इसका आएगा, तो मीन इक्वल टू क्या होगा, मीन इक्वल टू हो जाएगा आपका जो ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 20 लीटर और 60 लीटर, तो क्या हो जाएगा 80 लीटर हो जाएगा अपॉन आपका 2 हो जाएगा, इसका मतलब कि 40 लीटर। मीन इसका क्या आ गया 40 लीटर कि जो है अरिथमेटिक मीन निकाला गया तो 40 लीटर आ गया। तो इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे केवल नाम इतना बड़ा है अरिथमेटिक मीन, लेकिन जो इसका निकाला जाता है कैलकुलेशन मतलब हो गया, सही हो गया, तो आपका इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहा अरिथमेटिक मीन। अब जो है इसके बाद भी एक टॉपिक और है, रेंज, ठीक है। तो इसमें जो एक और टॉपिक था रेंज था। रेंज मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि इस रेंज में है ये, तो अगर हम इस तरह से इसको कह दें कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशंस, तो यही आपका रेंज होता है। तो ये पता चल जाता है कि इसमें कितना स्प्रेड आउट है, मतलब कि किस तरह का डाटा स्प्रेड आउट है, क्या है इसमें इंफॉर्मेशन। अगर हाईएस्ट से लोवेस्ट माइनस कर दे तो ये आपका रेंज होता है। तो जहाँ तक अभी हम लोग पढ़े हैं कि जैसे अरिथमेटिक मीन पढ़ लिए, रेंज पढ़ लिए और डाटा कलेक्शन, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि डाटा अगर हैंडलिंग है तो इसका मतलब कि डाटा हैंडलिंग करना मतलब उसको जो है यूज करना। तो पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसको जो है यूज करते हैं, यूज अपने एज ए इनपुट्स यूज करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम जो है कंपनी में या फर्म में डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं उससे, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू
कह रहा है कि जो है द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर, कि एक स्कूल के 10 टीचर्स की जो एज है वो इस तरह से है, 32 ईयर्स है, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 38 और 40। ये 10 टीचरों की जो है एज है, उम्र है, ठीक है। तो ये उम्र है, तो ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। अगर हमको देखना है इसमें कि व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर, अगर हमको निकालना हो कि इसमें देखना हो कि सबसे जो है जो एज जिनकी ज़्यादा है ऐसे टीचर और सबसे लोएस्ट एज वाले टीचर की कौन कौन है, मतलब कि कितना है, मतलब कि जो है उनकी एज कितनी है, ठीक है। अगर निकालना हो तो सोल्यूशन में देखते हैं पहला फर्स्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं पहले, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में पहले क्या आएगा, सबसे छोटा कौन सा इसमें है, 23 है, 23 पहले आ जाएगा। फिर 23 के बाद जो है और कौन है, 28 है, 28 से छोटा और कोई नहीं है, ठीक है, नहीं 26 है, 26 है, 26 हो गया। फिर 28 हो गया, फिर आपका कौन सा है, तो 28 के बाद जो है 32 है, ये 32 है। फिर आपका 32 के बाद जो है 38 है, फिर 38 के बाद 35 भी है, 35 भी है। फिर जो है 38 आएगा आपका, फिर आपका आएगा 38 के बाद जो है 40, फिर आपका आएगा 41 आएगा, फिर आपका आ जाएगा 41 के बाद जो है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 41 के बाद आपका क्या हो गया, 23 हो गया, 26 हो गया आपका, 28 आपका हो गया, और जो है 32 हो गया आपका, 35 भी हो गया, फिर आपका 38 भी हो गया, और 32 के बाद जो है 32 के बाद जो है 33 है, 33 के बाद आपका जो है 33 के बाद जो है 35 होगा, फिर आपका 38 है, फिर आपका 40 है, फिर आपका 41, फिर जो है आपका 54 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ से आ गए, 32 बाद 33, ये जो है आपका 35, ये है 38, ये है, फिर 40 ये है, फिर आपका 41 है, 54 है, कहाँ गलती हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 54 कहाँ से आ गया, ये है, फिर रिपीट हुआ है 23 के बाद 26, 1 2 3 4 5 6 ठीक, 23 के बाद जो है 26 आ गया, 23 हो गया, फिर आपका 26 हो गया, फिर आपका जो है 28 हो गया, फिर आपका जो है 32 ये हो गया, अच्छा 32 2 टाइम्स आ गया, ठीक सॉरी ये हो गया। तो ये आपकी जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गई है, ठीक है। ये किस ऑर्डर में हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गए तो हम ये निकाल सकते हैं ना कि व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। सबसे ओल्डेस्ट जो है एज क्या होगी, ओल्डेस्ट की एज क्या होगी, ओल्डेस्ट में क्या है 54 आ जाएंगे, और जो है सबसे जो है यंगेस्ट में ये आपके 23 आ जाएंगे, ये 23 सबसे यंगेस्ट हैं और आपका 54 जो है सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ये पहले का हो गया कि व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर।
तो ये पहले का ये आंसर हो गया। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हमारे पास डाटा था, कलेक्ट था, इसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर लिया, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने से हमारा बहुत आसान हो गया कि जो है सबसे लोएस्ट एज किसकी है, मतलब कि कितनी है, और सबसे हाईएस्ट एज कितनी है, तो आसानी से निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या पूछ रहा है ये, सेकंड में पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स, कि जो टीचर्स के एजेस की रेंज क्या है। रेंज का हमने बताया था कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट क्या कर देंगे कि हाईएस्ट एज माइनस लोवेस्ट एज इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कितनी है 54 है, 54 माइनस कितना है ये 23 है, तो आपका निकल के आ गया 131 ईयर। जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो रेंज है, मतलब कि रेंज अगर कह सकते हैं कि रेंज जो होगा, रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, हाईएस्ट एज माइनस लोवेस्ट एज। तो हाईएस्ट कितनी 54 है और लोवेस्ट 23 है, तो हम निकाल सकते हैं जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि जो इसका जो रेंज है वो है 31 ईयर, मतलब कि नियर अबाउट 31 ईयर के जो है वहाँ पे लोग हैं। तो ये रेंज है, स्प्रेड आउट, मतलब कि कह सकते हैं कि स्प्रेड आउट जो है टोटल ये है 31 ईयर। ठीक है, अब लास्ट हमारा थर्ड है, कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ मीन एज ऑफ दीस टीचर्स। मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, टोटल को ऐड करेंगे, किसको 23 को प्लस 26 को प्लस 28 को प्लस 32 को प्लस 33 को प्लस 35 को प्लस 38 को प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54। ठीक है, तो ऐड करेंगे, ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, अपॉन कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन 10, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऐड करेंगे इजिकल टू, यहाँ ऊपर लिख देते, नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, इजिकल टू इनका टोटल आया है जो है 350 अपॉन 10 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 35। तो 35 क्या है, मीन है, मीन इज इक्वल टू 35, मीन इज इक्वल टू 35। ये इनका जो है 35 ईयर्स इनका मीन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मीन निकालते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस थे कि जो है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। सबसे जो है एज क्या है, सबसे जो ज़्यादा एज के टीचर की और कम एज के टीचर की, दोनों को अलग अलग निकाल लिए थे, ओल्डेस्ट इतना था, यंगेस्ट इतना था। फिर दूसरा क्वेश्चन था रेंज पूछ रहा था, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट एज माइनस लोएस्ट एज, तो क्या आ गया आपका 31 ईयर, 54 माइनस 23 इक्वल टू 31 ईयर। और मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑल ऑब्जर्वेशंस होता है, यहाँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कह देते हैं, ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने नंबर हैं जो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो टोटल ऐड कर देंगे अपॉन 10, तो टोटल ऐड किया 350 आया, अपॉन 10 इक्वल टू 35, मीन क्या हो गया 35 ईयर्स हो गया इसका मीन। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है हर एक पॉइंट, जैसे कि मीन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशंस जो है आपको दिमाग में रखना है। और जो पहले हमने थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा बताया है, उसका मतलब ये है कि आप लोग इस चैप्टर को समझ सकें कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है, डाटा हैंडलिंग मतलब ऐसे कोई फालतू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, डाटा हैंडलिंग का वो इम्पोर्टेंस हमने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी चाहे किसी भी फर्म के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। डाटा हमारे पास रहेंगे तो हम उसका यूज जो है बेहतर तरीके से करके जो है हम अपनी फर्म को या कोई भी चीज़ जो है अच्छे से कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।